जय हिंद दोस्तों। गुड आफ्टरनून। CSK अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह बायोलॉजी का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पूरे के पूरे बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं आएगा बाबू, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को सबको लाइक और शेयर कर लीजिए। सब कोई वीडियो को शेयर कीजिए बाबू। चलिए, सब कोई वीडियो को शेयर कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स का, ठीक है, और केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। आपका 2 नंबरिया कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ 2 नंबरिया इसी में से आएगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। 2 नंबरिया 5 नंबरिया का एक वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम इसी में से पेंशन कटेगा, एकदम मजा आ जाएगा दोस्त बायोलॉजी का। चलिए, सबको वीडियो को शेयर कर ले बाबू। वीडियो को सबको शेयर कर लिए। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए, शुरू करें बाबू। पहला क्वेश्चन है हमारा, खूब ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीव के मुख्यतः 4 लक्षण, ए है गति, बी है पोषण, सी है श्वसन और डी है उत्सर्जन। तो सजीव मतलब जो जिंदा है वो क्या करेगा? गति करेगा, चलेगा, घूमेगा फिरेगा। पोषण करेगा, मैंने खाना खाएगा कि नहीं। श्वसन करेगा, सांस लेगा कि नहीं लेगा। उत्सर्जन करेगा, जब कुछ खाएगा तो अंदर से कुछ निकलेगा ना, उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो सजीव के 4 गो लक्षण हो गया। जो जिंदा है सब करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर पेड़ पौधे तो नहीं चलते हैं, गति नहीं करते हैं, अरे वो भी सजीव हैं तो बढ़ते तो हैं, उसमें वृद्धि भी एक एंट्री हो जाएगा, वृद्धि भी हो जाएगा। यहाँ पे 4 लक्षण है तो उसमें वृद्धि हम ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पित्त क्या है? मनुष्य के पाचक में इसका क्या महत्व है? चलिए, पित्त से क्वेश्चन है हम लोग का, तो खुद ध्यान से देखिएगा। पित्त से क्वेश्चन है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, या पाचन में पित्त रस के महत्व को लिखें। क्वेश्चन है, तो पाचन में पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इससे विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं इसमें जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पित्त रस जो है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है ना। अब जैसे कैसे निम्नलिखित तरह से भोजन को पचाते हैं। पहला विधि आप देख लीजिए। यह अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। अमाशय में अम्लीय जो भोजन होता है उसको क्षारीय बनाता है। यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में भी अग्नाशयी रस कार्य करता है। कौन रस? अग्नाशयी रस क्या करता है दोस्त? काम करता है। उसके बाद 3 नंबर है, यह आंत की दीवार को क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। आंत के दीवार को क्या करता है? फैलाता है, क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद 4 नंबर है हमारा, यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। वसा में जो विटामिन घुले होते हैं उसको अवशोषण कराता है। 5 है, यह कुछ विषैले पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायता होता है। धातुओं का उत्सर्जन जो होता है, विषैले पदार्थ ये सब क्या होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको उत्सर्जन कराता है। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर कराता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर। देखिए, यह क्वेश्चन का आना 100% फिक्स है। लिख लीजिए, छोटन सर बोल रहे थे क्वेश्चन का आना 100% फिक्स है। 1 नंबर में आएगा तो 1 आएगा, नहीं तो 2 नंबर पे पक्का लिखने के लिए आता है। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम लिखें। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सबको वीडियो को शेयर कर लीजिए बाबू सबको वीडियो को शेयर कर लो। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बाबू। चलिए, तो यहाँ देखिए, बाबू और बॉबी, लड़के बोल रहे हैं कि सर बॉबी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला। देखिए, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग कौन होते हैं? तो मछली के गिल्स होता है, गिल्स के छिद्र होता है, गिल्स जिसे कहते हैं। मच्छर का वायु नलिकाएँ होती है। केंचुआ का त्वचा होता है और मनुष्य के फेफड़ा होता है। मुख्य श्वसन अंग हो गया ना। इसमें से मछली का और मनुष्य का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो मनुष्य को सबको याद है, मछली को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम लिखे। यहाँ पे तो हो गया है ना, यही क्वेश्चन हुआ है। अच्छा, रिपीट हो गया था, सॉरी। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करें। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को देखिए, इसको पहले मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। यहाँ फिगर देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को यहाँ पे दर्शा दिया गया है एकदम। देखिए, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थोड़ा सा फिगर बना के समझाइएगा ना, एग्जामिनर क्या हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। देखिए, कॉपी को ऐसे लिखना है कि हमारा 95+ नंबर आसानी से मिल जाए।
साइंस में मिलता है बाबू। मैथ जो होता है ना, मैथ स्कोरिंग विषय है, क्योंकि मैथ में 100 में 100 आसानी से मिल जाता है। अगर पढ़े हैं तो, अब नहीं पढ़े तो इसे मतलब नहीं है, फ्री में नहीं मिलता है बाबू। अगर कोई टीचर बोलता है ना फ्री में बिना पढ़े 90 लाइए, तो समझिए कि वो झूठ बोलता है। ऐसे बिना पढ़े 90 कैसे आ सकता है? बिना पढ़े आप पास हो सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न तक आ सकते हैं, कोई चीज़ लेकर बैठेगा, लेकिन बिना पढ़े 90 प्लस स्कोर करना मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है। हाँ, पढ़ेंगे तो 90 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मन से पढ़े हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, जहाँ से पढ़ें मन से पढ़ें, रिजल्ट बेहतर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत आपका मेन है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण को उदाहरण के साथ, मतलब फिगर के साथ देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, सिद्ध कीजिए। यह अथवा में पूछा हुआ है। प्रयोग विधि है, एक गमले में पौधे को 36 घंटे कमरे में स्टार्च यूज करने के लिए रखते हैं। गमले के पौधे की एक पत्ती दोनों ओर काला कागज क्लिप से लगा देते हैं। इसके पश्चात पौधे को 3-4 घंटे के लिए सूर्य के तीव्र प्रकाश में रख देते हैं। उक्त पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल में धोकर उस पर कैल्शियम आयोडाइड का घोल डालते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मीन परीक्षण दिया हुआ है। काला पट्टी यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 2 पट्टी बांध दिया गया है। पोटेशियम आयोडाइड के क्या करते हैं, घोल डालते हैं सूर्य के प्रकाश का, देखिए यहाँ पे। उसके बाद निरीक्षण है, पत्ती को का जो भाग काले कागज से ढका था पीला है, शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। निष्कर्ष, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बिना प्रकाश के देखिए, जहाँ जो ढका था वो क्या होता है, पीला होता है। इससे साबित होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अति आवश्यक है। चलिए, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। ठीक है दोस्त, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका पूछ रहा है। उत्तर, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी इसमें बाबू, कुत्ते के अमाशय में क्या होता है कि हड्डी को पचा लेता है? तो कुत्ते के अमाशय में अधिक सांद्रता वाला HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके कारण वह हड्डी को क्या करता है, पचा लेता है। ठीक है, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि? जठर ग्रंथि, इसको भी याद रखिएगा। और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिसे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। कौन एंजाइम? पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है ना, जठर रस का कौन नामक एंजाइम? पेप्सिन नामक एंजाइम। जब कंपटीशन क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। रोगाणु क्या करता है? नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचाने देता है। मतलब देखिए, अम्ल जो होता है ना, यह रोगाणु को मारता है, भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। मतलब रोक रोक के एकदम बर्दाश्त करो, अच्छा से पचने का मौका देता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। और जठर रस से कौन एंजाइम निकलता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सबको वीडियो को शेयर कर लिए बाबू, शेयर कर लीजिए सबको। साथ है, श्वसन को परिभाषित करें। श्वसन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर बार आता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। और लड़का क्या करता है ना, कुछ नहीं याद होता है ना, देखिए आपको भी कुछ नहीं याद होना तो सिंपल लिख दीजिएगा, सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। और इस समीकरण को लिख दीजिएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा निकलता है इसमें। ठीक है ना, किलो कैलोरी ऊष्मा भी है, ऊर्जा इतना मुक्त होता है। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं, तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना, जितना आवश्यकता है। देखिए, जिससे अब कंडीशन देखिए बाबू, जैसे हम बैठे हैं ना तो हमको ऑक्सीजन कम लगेगा। क्या लगेगा बाबू? कम लगेगा। और हम दौड़ रहे हैं ना तो हमको ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लगेगा। ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, तो काम करने पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो श्वसन गति वहाँ पर होती है, तीव्र हो जाती है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यहाँ पे ऊर्जा में मुक्त होता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। इस समीकरण को आपको 100% याद रखिएगा। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है। और इस समीकरण को लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू।
8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, इनके नाम और कार्य को लिखें। देखिए बाबू, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तनक, जिसको इंसाइजर भी कहते हैं। दूसरा होता है भेदक या कैनाइन कहते हैं। तीसरा होता है अग्रचौड़क या प्रीमोलर कहते हैं। चौथा होता है चौड़क, जिसको मोलर कहते हैं। यह देखिए, इसका काम होता है काटना, इसका काटना या फाड़ना, इसका पीसना और इसका पीसना। कर्तन को काटने वाला दांत कहते हैं। अगला वाला दांतवा होता है ना, उसे काटते हैं। जैसे ऊँख गाना खाते हैं, देख लो, अगला वाला दांतवा से काटते हैं। और चबाना होता है कुछ चीज़ को, तो चावड़ा दांतवा होता है लास्ट में, उसको चबाते हैं। भेदक चीरने या फाड़ने का काम करता है। अगर चौड़क चबाने और पीसने का काम करता है। भोजन को वही महीन बनाता है। रोटी देखिएगा, आगे से हम काटते हैं और उसके पीछे वाला दांत से चौड़क जो दांत है उसको पीसते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है या उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। शरीर में उपचारिक प्रक्रिया द्वारा बने नेत्रजनीय अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। तो अपशिष्ट माने वाला गंदगी, जैसे मल होता है, मूत्र, मल मतलब पैखाना होता है, मूत्र होता है, पसीना होता है, सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ। इसी का ना उत्सर्जन होता है दोस्त। अगर शरीर में खून निकल रहा है तो ये उत्सर्जन थोड़ा है। तबीयत माने कोई खराब कट गया या तबीयत खराब होने से खून निकलेगा, ब्लडिंग होगी। अब जैसे लड़की लोग का जो एमसी होता है उसमें ब्लडिंग होती है, उसमें देखिए खूब ध्यान से, तो उसका भी जीवन काल खत्म हो गया रहता है, तो ब्लडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ देखिए बाबू, उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, किडनी, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। किडनी से क्या निकलता है यहाँ पे? मूत्र। फेफड़ा, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता है, उसे हम फेफड़ा, लंग्स। चलिए आगे, उत्सर्जन या उत्सर्जन अंग। क्वेश्चन आता है उत्सर्जन अंग इनमें से कौन है या उत्सर्जित पदार्थ इनमें से कौन है? तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ना, मियाज हरियर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन वाइज इसी में से रहेगा। वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, जितना बार आपको मन करे ना देख लीजिएगा। एक प्रकार के गेस 100% क्वेश्चन इसी में रहेगा। आप देखिए, एक कहा जाता है ना संतोषम परम सुखम, तो विश्वास है 100% इसको पढ़ लीजिए। वीडियो को सब कोई शेयर कर लीजिए, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए कि बिहार बोर्ड का धमाका आ चुका है। बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन इसी में से रहेगा, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए। चलिए बाबू, अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। फ्लोएम और जाइलम में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लोएम और जाइलम में क्या अंतर है? चलिए इसमें हम अंतर स्पष्ट करते हैं। फ्लोएम है, यह वाहिकियों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम होता है पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाना। मान लीजिए ये हमारा पौधा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पौधा हो गया। तो भोजन यहाँ से लेके कौन इसके सबके पास जाएगा? जाइलम जाएगा। बोलिए कौन जाएगा? हो कौन जाएगा? सॉरी, फ्लोएम जाएगा। ठीक है ना। और यह जल लेके जाता है। क्या लेके जाता है बाबू? जल। बोलिए राजा, बोलो क्या लेके जाता है? जल लेके जाता है। तो जल जो लेके जाता है चारों तरफ, वह कौन लेके जाता है? जाइलम। और भोजन को क्या करता है? भोजन कौन वहन करता है? तो फ्लोएम। 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, पौधे में भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? एक ऊतक है। जाइलम जो होता है, इसका काम क्या होता है? तो खनिज पदार्थों को ले जाना, या मतलब जल को ले जाना, जल में जो घुले हुए हैं उस सबको ले जाना। दूसरा है, ये जीवित ऊतक होते हैं, ये मृत ऊतक होते हैं। जीवित भी हो सकते हैं, मतलब यह जीवित होते हैं या मृत जीवित दोनों हो सकते हैं। इनमें चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। चलनी नलिका में भोजन रहता है यहाँ पे, और इसमें वाहिका है, वहकनियाएं, जाइलम, मृदुतक और कास्ट रेशे पाए जाते हैं। ये हो गया। 3 को अंतर लिख लीजिएगा, आपका 2 नंबर तो गार्दा मचा के मिल जाएगा। टेंशन कहाँ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। श्वसन और दहन में 2 अंतर को लिखें। श्वसन क्या है, दहन क्या है? देखिए मैटर को समझिए। देखिए समझे रहिएगा ना, गर्दा मचा के आराम से एग्जाम में लिख दीजिएगा, बस टेंशन मत लीजिए। वीडियो को 2 बार, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है 2 बार देख लीजिए। बायोलॉजी का जितना क्वेश्चन है मैं आपको 100% इला देता हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 100% इसी में से रहेगा। आप इसको देख लीजिए, इसको हर दम देखिए। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर लो यार, सबको शेयर कर लो, बड़ा मजा आने वाला है। एकदम गर्दा मचेगा, मचिए। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को
कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्वसन और दहन में दो अंतर को लिखें। श्वसन और दहन में दो अंतर कौन है, देख लेते हैं इसको। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जलता है उसे दहन कहते हैं। बिना ऑक्सीजन से कोई जलेगा भी नहीं, ठीक है ना। इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। देखिए श्वसन में हमको ज़्यादा गर्मी नहीं, और मान लो सांस लेके किसी को छोड़िएगा तो ठंडी से गर्मी थोड़ा हो जाएगा। और दहन में ऊष्मा भी निकलता है और हीट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, ठीक है ना। हीट, हॉट हीट, ऊष्मा और प्रकाश, लाइट भी निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन मतलब जलना और श्वास खींचना माने श्वसन। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ऊतक के दो कार्य को लिखें। चलिए बाबू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त के दो कार्य है। रक्त के, ऊतक नहीं, रक्त के दो कार्य को लिखें। रक्त के कार्य, रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है क्योंकि वह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को संयोजन करता है। वैसे रक्त के तीन प्रमुख कार्य हैं। ए है पदार्थों का परिवहन, दो है संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना, और सी है शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। ये हो गया रक्त के काम। रक्त क्या है तो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है बाबू, तरल संयोजी ऊतक है। समझ में आ गया ना। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसी कोई डाउट है बोलिए। ये किसी कोई डाउट है तो मैं आप लोग को नंबर दे देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, टेंशन है ना। आप नंबर इस पे 75 63 94 46 और 73 इस पे आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप करके कमेंट कर दीजिए, या वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा हेल्प कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड संबंधित मैथ, साइंस, कोई भी विषय की आपकी विशेष जानकारी चाहिए, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्त, व्हाट्सअप कर दीजिए। इस नंबर पे आपका आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। पाचक एंजाइम के कार्य को लिखें। चलिए दोस्त पाचक एंजाइम क्या कर रहा है, कार्य को लिखना है। चलिए हम पाचक एंजाइम के कार्य को बताते हैं। या आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। यानी देखिए क्वेश्चन 13 है, इसमें डबल भी क्वेश्चन है, या अथवा हम कहेंगे इसको, दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए इसमें पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम विशिष्ट प्रकार के होता है, जिसका कार्य भी विशिष्ट हो सकता है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाते हैं। उदाहरण लार में उपस्थित लय सैलाइवरी एमाइलेज टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। अग्नाशय अग्नाशनिक रस का स्रावण करता है, जिसे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन का। पाचन में एंजाइम का क्या काम है, एंजाइम के काम देख लिया यहाँ पे, पाचन से लेके पूरे में। धमनी, शिरा और कोशिका में क्या अंतर है। चलिए तीनों को समझ लेते हैं एक एक करके। धमनी, शिरा, कोशिका में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। चलिए बाबू धमनी, शिरा और कोशिका में क्या अंतर है। देखिए इनकी दीवारें तन मोटी और पेशी युक्त होती है। धमनी के, शिरा जो होता है इनकी दीवारें पतली रेशेदार और तन होती है, या मोटी होती है और पतली तन होती है। कोशिका है दीवारें अधिक पतली होती है। दूसरा, इनके अंदर की गुहिका छोटी होती है, शिरा में इनकी गुहिका बड़ी होती है। कोशिका अंदर की गुहिका अधिक पतली होती है, और इनमें कपाट नहीं होते हैं। इनमें कपाट होते हैं, इन्हें कपाट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट है इसमें रुधिर का दाब साथ बहता है, इसमें बिना झटके से बहता है। ये धमनी और शिरा से निकलता है। तो कोशिका किससे निकलता है, धमनी और शिरा से निकलता है, ये ध्यान को रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 है, इसको देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें यह श्वसन होता है। तो देखिए श्वसनीय पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन उपयोग होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। देखिए आक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, माने 9 के बराबर होती है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में और केव चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में ही होता है। यह कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा और केव चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है बस। एटीपी में 38 अणु, एटीपी के 38 अणु बनते हैं, इसमें एटीपी के 2 अणु बनते हैं, तो ऑक्सीजन ये भी नहीं करेगा इसमें। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बाबू? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एटीपी का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एटीपी के केवल 2 अणु होते हैं इसमें, और इसमें कितना? 38। श्वसनीय पदार्थ पूर्ण रूप से अपचयित हो जाता है, इसमें अधूरा रहता है। अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है। अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब प्रॉब्लम में होता है इसमें, दुख की चलना। तो श्वसन में से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यह सभी जीवों में पाए जाने वाली क्रिया है, यह कुछ ही जीवों में पाए जाने वाला कुछ समय के लिए होता है, यह सबके लिए नहीं होता है। देखिए, श्वसन तो सभी सजीवों में होता है बाबू, अगर श्वसन नहीं रहेगा तो कोई जिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, अनाक्षी श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु और गूदेदार फल में होता है। कवक जीवाणु में, मनुष्य में संभव नहीं है बाबू, है बहुत, मतलब रियर केस में, ऐसे केस में होता है। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे, तो कोशिका के 4 कोशिकांग नाम है। 16 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी उपकरण है, या तारक केंद्र है, ठीक है ना। राइबोसोम भी कह सकते हैं, लाइसोसोम भी लिख सकते हैं, हम कोई 4 एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, एडियो कोई दिक्कत है बोलिए, कमेंट कीजिए। तो सब कोई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर लीजिए। जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू, जितने लोग न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? किसी जंतु के शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी अंग तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वसन और श्वास में क्या अंतर है? श्वसन यह प्रक्रिया कोशिका के भीतर होती है, और श्वास में यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, या भीतर या बाहर। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। उत्सर्जन और स्राव में क्या अंतर है? उत्सर्जन इस प्रक्रिया में उपचायी प्रक्रिया से बने वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। स्राव इस प्रक्रिया में ग्रंथियों द्वारा द्रव स्रावित होते हैं, ठीक है ना। इसमें उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जित पदार्थ मल मूत्र बताया है ना आप लोगों को। और इसमें क्या होता है दोस्त? इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि स्राव होती है। और इसमें 3 त्वचा, फेफड़ा, यकृत आदि उत्सर्जन अंग होते हैं। इसमें पाचक ग्रंथियाँ, यकृत, लीवर सभी हार्मोन स्रावित ग्रंथियाँ स्रावित करती है। चलिए ये हो गया हमारा। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए अमीबा यहाँ पे है, पोषण की प्रक्रिया को इसमें हम चित्र द्वारा दर्शाते हैं। देखिए खुद ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे खुद ध्यान से देखिए दोस्त। भोजन का कण है, कोशिका है, कूटपाद से अमीबा क्या करता है? भोजन को पकड़ता है, ग्रहण करता है। यहाँ पे देखिए खाद्य धमनी है, भोजन का संग्रह है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, खुद ध्यान से देख लीजिए। अमीबा सूक्ष्म जीवों को अपना भोजन बनाता है, जिसको हम नग्न आँख से नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म होता है। विशेषकर सूक्ष्म पौधों को भी अपना भोजन बनाता है, जो जल में तैरते रहते हैं। इसका भोजन ग्रहण करने का तरीका हाइलोजोइक है। यह पदार्थ बनकर अपना शिकार करता है, ठीक है ना। यह हो गया हमारा। चलिए यह भोजन के बारे में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं हम लोग। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। वाह, CO2, क्या बात है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है बाबू? आवश्यक है। तो यहाँ देखिए उत्तर में उपकरण में गमले में लगा पौधा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय होता है बाबू, कि घोल में भरी बोतल कर्क और पोटेशियम आयोडाइड घोल आदि है।
गमले के पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं और एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कर के बीच इस प्रकार लगा देते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH प्रयुक्त बोतल में क्या हो जाए, डूब जाए। यहाँ पे प्रयोग में दर्शाया गया है, देख लीजिए। देखिए फिगर में देखिए बाबू, इसमें घोल है KOH का, ठीक है ना, बोतल के अंदर है। अब उसके बाद देखिए बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर दिया जाता है। ग्रीस मैंने वायुरुद्ध कर दिया जाता है, मैंने हवा ना जाए, ठीक है। अब खूब ध्यान से देखिएगा। उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। कुछ घंटे बाद पत्ती को तोड़कर पानी में उबालने पर एल्कोहल से धोकर उस पर पोटेशियम आयोडाइड का घोल डालते हैं, ठीक है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड का घोल डालते हैं। पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में था पीला हो जाता है क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है। बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण पूरी न होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड का निर्माण नहीं हो पाता है। शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। इससे साबित होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए होता है बाबू। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे फिगर अगर एग्जाम में बना दिए तो एग्जामिनर दीवाना हो जाएगा, आपको कहेगा आई लव यू, तो बोलिएगा सेम टू यू। चलिए, रक्तदाब किसे कहते हैं, इसे कैसे मापते हैं। रक्तदाब अधिक यहाँ पे रक्तदाब अधिक बढ़ जाने से क्या क्षति हो सकती है। BP, यहाँ पे बर्ड छूट गया है, थोड़ा सा मिटक गया है, बर्ड। देखिए यहाँ पे रक्त वाहिका की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्त का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। समान प्रकुंचन लगभग इतना पारा होता है, अनुशीतलन इतना होता है। मन रक्त दाब का जो होता है कितना, 80/100, 120/100 होता है। 120/80 होता है ना, 120/80 होता है रक्तदाब मापने का मशीन। अगर 120 से ज़्यादा हुई तो लोग कहता है BP हाई हो गई, ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तदाब। देखिए गांव के बच्चे हैं ना, चाहे हम लोग, रक्तदाब कह दो बढ़ गया है, मतलब आप बोल दीजिए किसी को कि भाई रक्तदाब बढ़ गया है, रक्तदाब क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो कहेंगे कहाँ बढ़ गई बा, वे कहो ना BP बढ़ गई बा, ये BP बढ़ गई बा, दवाई खाना तो हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए। ऐसे करने पर BP लो, B के मतलब होता है ब्लड और P से मतलब होता है प्रेशर, रक्तदाब इतना होता है 120, और 80 से कम रहेगा तो BP लो है, फिर भी प्रॉब्लम है। अब 80 से कम 79 नहीं, अगर मान लीजिए आपका, देखिए आपका 1.5 का रेशियो होनी चाहिए। कितना का रेशियो, अगर 90 भी हो, देखिए 100 हमारा 70 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लगभग 1.5 का रेशियो होनी चाहिए। कितना का रेशियो होनी चाहिए, 1.5 का। 90/60 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा घटेगा उस सब, 60 से नीचे घटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उधर 200, 150 तक 130 भी हो जाएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब बुढ़ापा में 130-40 हो जाता है ना, तो एक मारता है ब्रेन धबाक दे। देखिए यहाँ पे रक्तदाब मशीन दिया है, स्टेथोस्कोप से कैसे नापते हैं, मैं तो खूब ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए रक्तदाब चाहूँ तो 120 से 80 प्रकुंचन अनुशीलन पर मापा जाता है। रक्त कब वायु में फूल जाता है, यहाँ पे देखिए धमनी सीरा कैसे यहाँ पे बांध दिया गया है, इसको दाबा जाता है, प्रेशर किया जाता है। अब डॉक्टरी में देखिएगा ना, इसको होता है रक्तदाब मापने की मशीन। एस्फाइगो मैग्नोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे आँख, मस्तिष्क आदि अंगों की धमनी फट सकती है। इससे आंतरिक रक्तस्राव होता है। हाँ देखिए रक्तदाब से क्या प्रॉब्लम होता है, इसको मैटर समझिए। रक्त प्रवाह से प्रतिरोध बढ़ता है, इससे आँख, मस्तिष्क आदि अंगों की धमनी फट जाती है। मस्तिष्क, ब्रेन हेमरेज एक ऐसी बीमारी है जो रक्तदाब के कारण होता है बाबू। BP हाई रही प्रॉब्लम हुई, पाका फंस जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नियंत्रण समय। पहला चैप्टर से क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था, 23 नंबर चलेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए बाबू बताते हैं, आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होती है। यहाँ पे ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यकता होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचयन की थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण आयोडीन की कमी से बीमार। देखिए इसको समझ लीजिए बाबू, मैं आप लोग को समझाता हूँ।
यह हमारा गाला होता है, यहाँ पे होता है घेंघा रोग, ठीक है ना। तो गले में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है उसमें थायराइड ग्रंथि होता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, आयोडीन की कमी से यह क्या होता है, स्रावित नहीं होता है। तो गले में क्या होता है बाबू, सूजन आ जाता है, और सूजन आता है तो फूल जाता है, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। तो आयोडीन की कमी हमेशा लेते रहना चाहिए, ठीक है ना, ना तो घेंघा रोग हो जाए, घबरा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। चलिए दोस्त, तंत्रिका तंत्र का कार्य बताना है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागे सदृश फैली तंत्रिकाएं होती है। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का संबंध एवं नियंत्रण होता है। तंत्रिकाएं वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाओं को संवेदी अंगों से प्राप्त कर अवयवों के रूप में संचालन करती है। ये तंत्रिकाएं पेशियों और ग्रंथियों की क्रियाओं को प्रभावित कर शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियात्मक समन्वय स्थापित करती है, ठीक है ना। तंत्रिका का काम क्या होता है, यह पूरे शरीर में महीन धागे जैसा होता है, ठीक है ना, फैली तंत्रिका होती है। इन तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर की क्रियाओं को समन्वय एवं नियंत्रण होता है। मतलब क्या करता है, सूचना को इकट्ठा करके मस्तिष्क को देना, नर्वस सिस्टम। चलिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद ध्यान से देख लीजिएगा। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा विशेष रसायनों को उत्पन्न करती है। जंतु में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ विशेष रसायनों को उत्पन्न करती है, ठीक है। वे रसायन या हार्मोन जंतुओं को सूचनाएं संरक्षित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अधिवृत्त ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। ऊतकों में विशिष्ट गुण होते हैं जो अपने लिए आवश्यक हार्मोन को पहचान कर उसका उपयोग बाहरी या भीतरी स्तर पर करते हैं। विष्टिकृत कार्यों को करने वाले अंगों से समन्वय कर वे हार्मोन अपना विशिष्ट प्रभाव खो देते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हो गया हमारा। हार्मोन क्या है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन जो लगातार दिख रहा है 26, 27, 28, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कृपया ध्यान दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए बाबू सबको। देखिए, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ है जो वृद्धि, परिवर्धन और अन्य क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, विशेष कार्यों के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। विशेष हार्मोन के लिए जैसे शुक्राणु, इंट्रीजन हार्मोन है, पादप हार्मोन होता है, जंतु हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है जंतु हार्मोन के मेल हार्मोन हो गया, इंट्रोजन जो होता है मादा का हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कार्टिसोल क्या है, कार्टिसोल का दूसरा नाम कार्टिकोइड्स है। एक कार्बोहाइड्रेट उपचार को नियंत्रित करते हैं और इनकी क्रियाएं एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जी होते हैं, ठीक है। कार्टिसोल का नाम दूसरा नाम हो गया। तो इसमें हार्मोन पढ़ लीजिएगा। हेमियोस्टेटिस क्या है, तो हेमियोस्टेटिस देखिए, जीवों के शरीर में सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए उनके भीतरी वातावरण बाहरी पर्यावरणों को सहने का प्रयत्न करता है। इस व्यवस्था को बनाए रखना क्षमता हेमियोस्टेटिस कहते हैं। अब देखिए, हेमियोस्टेटिस क्या है। सजीव, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। सजीव के शरीर में सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए उनकी भीतरी वातावरण बाहरी परिवर्तनों को सहने की क्षमता होती है। भीतरी वातावरण बाहरी परिवर्तनों को सहने क्या होती है, प्रयत्न करता है। इस अवस्था को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, हेमियोस्टेटिस कहते हैं, सही है। साइटोकाइनिन के मुख्य लक्षण लिखिए। देखिए, एक कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं, क्वेश्चन 29 है। ये जीवन को रोकते हैं और पर्णहरित को नष्ट नहीं होने देते हैं। कोशिका में पोषण गति को बढ़ाते हैं और वृद्धि तथा परिवर्धन को नियंत्रण करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। ऑक्सिन या ऑक्सिन क्या है और पौधे में ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यह हार्मोन है बाबू, गिबरेलिन है, ये है। देखिए, ये पादप हार्मोन का एक समूह होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधे में उत्पन्न होते हैं।
ये पौधे के ऊपरी भाग तथा पत्तियों के प्रिमोर्डिया तथा वृद्धिकारक बीजों में उत्पन्न होते हैं जो अमीनो अम्ल से बनते हैं। ठीक है, देखिए जिबरेलिन क्या है इसके बारे में देखिए बताते हैं। ऑक्सीजन तो हो गया, हार्मोन होता है जिबरेलिन। सन 1926 में कुरासोवा ने जिब्रेला क्यूसी कुराई से इनकी खोज की। यह पौधे के जड़, नई पत्तियां और भ्रूण कोश में उत्पन्न होते हैं। बाद में इसे अम्ल के रूप में कवक से तैयार किया जाता है। किसके रूप में? अम्ल के रूप में। तो ये हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित 3 हार्मोन के नाम लिखे। ट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक और ले लीजिए वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह गाय भैंस को दिया जाता है दूध उतारने के लिए। गाय भैंस का बछड़ा मर जाता है ना, तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एक इंजेक्शन देते हैं, तो जिससे क्या होता है दूधवा खरीदे निकल जाता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जीव जनन कैसे करते हैं? द्विखंडन बहुखंडन क्या है? चलिए द्विखंडन बहुखंडन के बारे में हम जानते हैं। द्विखंडन, कोशिका के चारों ओर इष्ट अथवा रक्षी कोशिका नहीं बनती है, और बहुखंडन में कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षी कोशिका बन जाती है। द्विखंडन में बहुखंडन की तरह कई प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, बहुखंडन में बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीव बनते हैं, इसमें अनेक जीव बनते हैं। ठीक है, द्विखंडन देखिए ऐसे होता है। मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, तो यह टूटेगा ना, तो ऐसे ऐसे एगो टूट गया और ऐसे ऐसे एक टूट गया। अब बहुखंडन में क्या होता है? लुक एट द बोर्ड। यह हमारा अमीबा हो गया, तो यह टूटेगा ना, ऐसे ऐसे करके टूटेगा, ऐसे ऐसे करके टूटेगा, ऐसे ऐसे करके टूटेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके टूटते जाएगा। बहुखंड मतलब बहुत, द्विखंड मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुनर्जनन क्या है? पुनर्भवन या पुनर्जनन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चित्र द्वारा दर्शाई गई है, यहाँ पे देखिए पुनर्जनन। देखिए दोस्त, पुनर्जनन के बारे में यहाँ पे देखिए एगो से ये बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। यहाँ पे अब मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डीप समझा देता हूँ। शरीर के किसी काटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण पुनर्जनन कहलाता है। प्लैनेरिया में पुनर्जनन को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत प्लैनेरिया के चाहे जितने भी टुकड़े हो जाए, प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र प्लैनेरिया के रूप में जन्म लेता है। जितना टूटिएगा ना वो ये क्या होता है? पुनर्जनन बन जाता है। एक इसको तोड़िए, यह टूटा तो यहाँ बना, ये बना गया, इससे टूटा यहाँ, इसलिए मतलब जितना टूटता है ना, जैसे केचुआ है ना, देखिए ना केचुआ, मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ एक और। केचुआ जाना के चेहरा भी कहते हैं, यह होता है, इसको ऐसे होता है। ठीक है ना। तो इसको बीच में से तोड़ देंगे ना, तो यह एक यहाँ जीव हो जाएगा, एक यहाँ जीव हो जाएगा, यही पुनर्जनन हो जाता है। 35 है, गर्भ निरोधक गोली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कृत्रिम रूप से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए गए हैं, जो गर्भ निरोधक गोली के रूप में उपलब्ध है। इसलिए जब इसका सेवन करती है तब उसके सामान्य मासिक चक्र बाधित हो जाते हैं तथा अंडोत्सर्जन नहीं हो पाता है। यह जनसंख्या नियंत्रण की अत्यंत सुरक्षित और प्रभावी विधि है। गर्भ निरोधक गोली क्या होता है? इसलिए गर्भवती नहीं होती है, इसको खा लेती है तो उसका गर्भधारण क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। जिससे बच्चे का ठहराव नहीं होता है। जनसंख्या नियंत्रण करने का ये क्या है? उपाय है, गर्भ निरोधक गोली खा लेना। ऑपरेशन होता है तो वही बच्चे का बंदी का ऑपरेशन होता है, नसवा काट के बांध दिया जाता है वो वाला, जिसमें शुक्राणु ना जाए गर्भाशय तक। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 36 है, कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। जब पौधे के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या होता है बाबू? कायिक प्रवर्धन करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा पौधा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पौधा हो गया, और यहाँ से इसकी जड़ें निकल गई है, तो यहाँ से भी एक ब्रांच निकलता है। हर एक पौधा में यहाँ से एक क्या निकलता है? ब्रांच निकलता है। तो इससे काट के एक नया पौधा, इसमें क्या करता है? मिट्टी छाप दिया जाता है और इसको खाद पदार्थ दे के बांध दिया जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से काटा जाता है, यहाँ से काट के निकाल के एक अलग पौधा तैयार कर लिया जाता है।
या जड़ से निकाल कर किसी भी पौधे को, अधिकतर पौधे को जड़ रोप देने से लाग जाता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधे से पौधे को नया पौधा तैयार करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, परागकण किसे कहते हैं? स्वपरागकण और परपरागण में क्या अंतर है? देखिए, परागकोश में परागकण के इसलिए केसर संस्थान को परागकण कहते हैं। स्वपरागण मतलब स्वयं होता है, परपरागण किसी दूसरे फूल से होता है। स्वपरागण में पपीता आता है और परपरागण में क्या होता है, इसमें कई प्रकार के मधुमक्खी, मच्छर एक दूसरे से क्या होता है, प्रभावित होता है। स्वपरागण में उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं और इसमें जो बीज होते हैं स्वस्थ होते हैं। इससे नई जाति उत्पन्न नहीं होती है, इससे नई जाति उत्पन्न हो जाती है। चलिए, ये हो गया। स्वपरागण अपने आप होता है और परपरागण किसी दूसरे की सहायता से होता है। 38 है, शिशु जन्म के नियमन के विधि को वर्णन करें। शिशु जन्म के नियमन की विधि क्या है? देखिए, इसके उपाय हैं अंतःस्रावी, अंतःगर्भाशय युक्ति और योनि है, डायफ्राम है, क्रीम जेली है, ऑपरेशन विधि है। गर्भ निरोधक गोली हार्मोन से तैयार की जाती है। गर्भाशय में कॉपर टी के भ्रूण को पोषण नहीं हो पाता है। यहाँ पे दर्शा दिया गया है, देखिए खूब ध्यान से। यह गर्भाशय निकल रहा है, यहाँ से वृषण हो गया, मूत्राशय हो गया, प्रोस्टेट शुक्राशय हो गया, मूत्रवाहिकी मूत्राशय, ये हो गया हमारा। यह फीमेल का नहीं, मेल का है बाबू। नसबंदी कैला के बाद ये होकर कर ला। पुरुष में कंडोम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि अवरोधक उपाय भी अपनाने जाते हैं, जैसे कॉपर टी का प्रयोग, ऑपरेशन द्वारा जन्म नियमों को नष्ट करना, नसबंदी, ये सब हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण करने का बढ़िया उपाय है। यह मादा का है बाबू, इसी पे बच्चा बनता है। यह गर्भाशय है, यह गर्भाशय है बाबू, ठीक है ना। यहाँ से जाता है, यहाँ पे गर्भाशय वाला है। ओवरी यहीं पे बनता है, ओवम, अंडाणु यहीं पे बनता है, इसमें ओवम बनता है इसी में, और एमसी आके इधर से निकल जाता है। आप लोग को जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो वीडियो सबसे ज़्यादा मेरा चला हुआ वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, पूरे इसके डिटेल बताया गया है। क्वेश्चन 39 है, जीवाश्म में क्या है? यह जैव विकास प्रक्रिया के विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवाश्म, देखिए, लाखों करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के जीवों को मर जाना जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म ईंधन में, जीवाश्म में क्या होता है, ठीक है ना। यह मिट्टी, ठोस तेल होता है, चट्टान से बने होते हैं। कोयला हो गया जीवाश्म, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जीवाश्म होता है। जीवाश्म में क्या है, यहाँ फिर दिया, लाखों करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे चट्टानों या दबे जान, चट्टानों में जीवों को दबे जाना से जो निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, उसे जीवाश्म कहते हैं। उसमें पेट्रोलियम भी आता है बाबू। लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का हमारा, पर्यावरण। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? देखिए, पर्यावरण, देखिए प्रदूषण, जब वायु में क्या होता है, अनेक प्रकार के विषैले गैस मिल जाता है तो वायु प्रदूषण बनता है। और प्रदूषण हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। प्रदूषण हमारे लिए क्या है बाबू, हानिकारक है। क्या है प्रदूषण हमारे लिए? बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल में कचड़ों को फेंकना। मृदा प्रदूषण, मृदा में ज़्यादा कीटनाशक का, मृदा जो हो गया, मृदा में कीटनाशक का उपयोग करना। जल में अपशिष्ट को फेंकना, वायु में विभिन्न प्रकार के घातक गैस मिलना। चलिए, आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अइबे करेगा। देखिए, आहार श्रृंखला का मतलब होता है सूर्य, पेड़ पौधे उत्पादक बनते हैं, पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता, और इसको जो खाएंगे उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। आहार श्रृंखला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने हम लिख दिया घास। घास को कौन खाएगी? तो बकरी। बकरी कौन खाएंगे? तो मानव। यही हो गया हमारा आहार श्रृंखला, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। 43 क्वेश्चन है, ओजोन की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाया जाए? या ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाया जाए? देखिए, ओजोन परत के लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग प्रतिशोधकों में तथा अग्निशामक में करते हैं। ये रासायनिक वायुमंडल से मिश्रित होकर उसमें उपस्थित ओजोन का विश्लेषण करते हैं। सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परिसीमा में उपस्थित ओजोन परत पर विश्लेषण करके उसे सामान्य ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से ओजोन की संकरी या संकटी पेटी में छिद्र होने से उस परत के पतला पड़ने की संभावना बन जाती है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर जीवधारियों को शरीर में अनेक प्रकार के कैंसर जैसी समस्या को जन्म दे सकती है। तो ओजोन का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। क्या दोस्त? बहुत ज़रूरी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पोषीय स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए इसको समझाइए। देखिए पोषीय स्तर, वन में हिरण को शेर खाएगा, वन उत्पादक है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी है, और शेर सर्वोच्च उपभोक्ता है। जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता खाए उसे सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता किसे कहते हैं? जिसका उपभोग सामान्य तौर पर कोई जानवर न कर सके। जैसे शेर को सामान्य तौर पर कोई नहीं मार सकता है, लेकिन हिरण को सामान्य तौर पर सब कोई मार सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए सर्वोच्च उपभोक्ता को समान तौर पर नहीं मारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उसके बाद लास्ट हमारा आएगा प्रकृति संसाधन। परितंत्र में अपमार्जकों क्या भूमिका है? सबको वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए बाबू, सबसे मजा आ रहा है। देखिए परितंत्र में अपमार्जकों का प्रमुख स्थान है। जीवाणु, मृतजीवी, अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं, ठीक है ना, अपमार्जकों के काम करते हैं। यह मृत शरीर पर आक्रमण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से कचरा जैसे फलों सब्जियों के छिलके, सड़े गले फल, साग सब्जी, शेष बचाए गए भोजन का भाग, गाय का गोबर, घोड़े की लीद, पौधे के सड़े गले भाग अपमार्जक द्वारा विघटित कर लिया जाता है, जो सरलता से पुनः मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं हमारा। वनों की कटाई का वन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, इजली क्वेश्चन है बाबू। तो इसमें देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम आप ही को देने जाना है, तो बस एक बार मैटर को देख लीजिए, उसके बाद अपने से जाके अपना एग्ज़ाम फाड़ के लिख लीजिए कि वनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। वनों का संरक्षण के क्या कदम उठाया जाए, या वन तथा अन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दे दिया है। वन से हमें फल, मेवे, सब्जियाँ, औषधि प्राप्त होती है। संरक्षण क्यों करेंगे? क्योंकि फल मिलता है, सब्जियाँ मिलता है। वन से इमारती लकड़ी मिलती है, जलाने की लकड़ी मिलती है, ईंधन प्राप्त होता है। वन से गैसीय संतुलन बना रहता है। और यहाँ पे देखिए जलवाष्प होता है जो कि वर्षा कराता है वन से। यह मृदा अपर्दन, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है। जीवों के लिए आश्रय प्रदान करता है, धन प्राप्ति किया जा सकता है, इसलिए वन का संरक्षण हमारे लिए जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन है कलम क्यों जरूरी है स्टूडेंट के लिए। तो कलम से लिखते हैं, कलम नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। उसी तरह वन जरूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके हम आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं बाबू। अब हमें वन जीवों को निम्न कारणों से संरक्षित करना चाहिए। वन प्राणी आधारित स्थलीय खाद्य श्रृंखला के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब ध्यान से। जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के लिए विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होता है। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। हमारे आहार श्रृंखला में कुछ रासायनिक पदार्थ जो कि सदैव अजैव निम्नकृत होते हैं, मिट्टी के माध्यम से पौधे में प्रवेश कर जाते हैं और हर उस जीव में प्रवेश कर जाते हैं जो पौधे पर आश्रित होते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नकृत है, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं और यही जैविक आवर्धन कहलाता है। जैविक आवर्धन का प्रभाव आहार श्रृंखला के ऊपरी भाग में भयावह होता है, क्योंकि सबसे अधिक संग्रहित रासायनिक पदार्थ वहीं पहुंचता है, क्योंकि मनुष्य आहार श्रृंखला में शीर्षस्थ है, सबसे ऊंचा है। हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होता है। देखिए कंडीशन है ना, पौधे पहले मिट्टी में जाता है रसायन, उसके बाद पौधे में, पौधे को जो हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में होता है। चलिए तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी का पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 5 मार्क्स वाला, ठीक है ना। कितना मार्क्स वाला बाबू? 5 मार्क्स वाला। और उसी 5 मार्क्स में बायोलॉजी का लगभग 10 वो क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को प्रश्न। उसी में से आपको 2 से 4 प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखिए 3 तो ऐसे पूछेगा ना भाई, एगो फिजिक्स में, एगो केमिस्ट्री में, एगो बायोलॉजी में। तो सबको मैं साइंस का 10 दे देता हूँ। साइंस का क्या देता हूँ? 10 दे देता हूँ। इसमें से आपको एग्जाम में 2-4 जो लिखना है, 3 उसी में से 6 लड़ जाएगा, 3 कोई लिख लीजिएगा, बस काम खत्म। और आप हार्ड स्टडी कीजिए जितना हो सके। एक बार वीडियो देख लीजिए 1 से 2 बार
और उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जितना लिखिएगा वो आपका रहेगा। चलिए थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 75 63 94 46 73 पर मैसेज करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो क्लियर करा सकते हैं। बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं बायोलॉजी, शाम को मिलेंगे। आज शाम को ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, उसमें एकदम एक लाइन में आंसर होगा। चलिए बाय।